हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सरल ऑनलाइन चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बहुत ही रंग बिरंगा संसार है यह, और उसके एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्नों के हल। और हम यह हल इतने अच्छे से करेंगे कि आपको आसानी से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल। तो पहला सवाल बोल रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, तो यानी कि आंख के अंदर जो लेंस होता है, जो जेली जैसा बना होता है, की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का कारण, अब उसमें क्या होता है कि हमारे आंख के अंदर एक ही तरह का लेंस होता है। वह कैसा लेंस होता है? यह उत्तल तरह का लेंस होता है। तो अब जब नजदीक की चीजों को देखना होता है तो यह लेंस इसके पास यहाँ पर ये मसल्स पक्षमाभी जिसको बोलते हैं, सिलेरी मसल्स होती हैं, वो लेंस को दबा देती हैं, जिससे ये मोटा बन जाता है, तो नजदीक की चीजों को देख लेता है। अब दूर की चीजों को देखना है तो ये लेंस पतला हो जाता है, ये मसल्स इसको खींच के पतला कर देती हैं, तो दूर की चीजों को भी देख लेते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो ये हमारी खूबी है, ये हमारे आंखों की खूबी है, जो एक ही लेंस होने के बावजूद भी दूर की चीजों को भी देख लेता है और नजदीक की चीजों को भी देख लेता है, तो उसको बोलते हैं समंजन, यानी कि अकोमोडेशन बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में समंजन। अगला सवाल। मानव नेत्रा जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कॉर्निया है, परितारिका है, पुतली है, दृष्टिपटल है। तो दृष्टिपटल यानी कि जो पीछे होता है, जिसको रेटिना बोलते हैं, और आगे जो है ये लेंस होता है, और इसका यहाँ से सिलरी ये नर्व्स होती हैं जो दिमाग को सिग्नल भेजती हैं। तो यहाँ पर जैसे वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनता है। अगला सवाल अब इसमें, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? यानी कि हम नजदीक से नजदीक कितना देख सकते हैं, यानी कि निकट बिंदु तो हम 25 सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं कि 25 से नजदीक नहीं देख सकते, देख सकते हैं, पर सुस्पष्ट नहीं देख सकते हैं। हमको जैसे किताब में लिखे अक्षरों को एकदम स्पष्ट पढ़ना है तो किताब को 25 सेंटीमीटर दूर में रखना चाहिए। अगला सवाल है अब, अभिनेत्रा लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? मतलब कि जो वो लेंस को दबाने और खींचने का काम कर रहे हैं, दबाते हैं तो फोकस दूरी कम हो जाती है, खींच के पतला कर देते हैं तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो यह पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमाभी, परितारिका, तो यह पक्षमाभी यानी कि सिलेरी मसल से होता है। अगला सवाल, पांचवा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। मतलब कि उसको दूर की दृष्टि को संशोधित करना है, यानी कि उसको दूर का नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उसने डॉक्टर ने उसे बोला है कि -5.5 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस आपको लगाना पड़ेगा। और निकट का भी नहीं दिख रहा उसको, तो अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ये हमको बताना है, दूर के लिए और नजदीक के लिए। अब फोकस दूरी के लिए हमारे पास क्षमता, यानी कि क्षमता का फॉर्मूला है हमारे पास, क्षमता P यानी कि पावर बटे में 1/f। तो यहां से हम लोग फोकस दूरी निकाल सकते हैं। याद रहे यहाँ पर फोकस दूरी मीटर में आएगी, जो भी आएगी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 1/p। तो पहले हम निकालते हैं दूर के लिए। तो दूर की दृष्टि के लिए पावर यानी कि क्षमता कितनी दे रखी है? -5.5 कैपिटल डी यानी कि डायोप्टर डी। तो F कितना आ जाएगा? 1/p, मतलब 1/में -5.5, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10/55, और माइनस नीचे था तो ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा F बराबर 10/55 करेंगे
तो ये हो गया -0.182 मीटर, इतना तो आप निकाल लोगे। और इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, तो -18.2 सेंटीमीटर। अब यह किस तरह का लेंस है वो भी तो बता सकते हैं कि अगर माइनस किसका होता है फोकल लेंथ, तो माइनस किसका होता है अवतल का, ये अवतल लेंस है। दूसरा बी में निकट के लिए, बी निकट की दृष्टि के लिए, तो निकट की दृष्टि के लिए पावर क्या होता है 1/में f, तो f कितना हो जाएगा 1/में पावर, तो 1/में पावर यानी क्षमता निकट के लिए कितनी है +1.5, तो +1.5, 1.5, तो ये हो जाएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/15, तो ये हो जाएगा +0.67 मीटर। मतलब अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 67 सेंटीमीटर। और यह किस तरह का है उत्तल, यानी कि धनात्मक जो है फोकस दूरी उत्तल लेंस की होती है। अगला प्रश्न, अब छठा प्रश्न, किसी निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट का उसको नजदीक का नहीं दिखाई देता है से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। सॉरी, निकट दृष्टि दोष मतलब कि नजदीक का दिखता है, मतलब मायोपिया नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिखता है उसको, दूर का नहीं दिखता है। तो दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर है, मतलब कि उसको 80 सेंटीमीटर से आगे का नहीं दिखता है। तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता बताइए। तो अब यहाँ पर इस व्यक्ति की आंखों के साथ क्या हो रहा है कि जैसे हमारी जो आंखें हैं वो नॉर्मल में क्या होता है कि नजदीक की चीज को दिखनी है तो उसका जो लेंस है वो मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, तो नजदीक की चीजें रेटिना पर बनती है। दूर की चीजें देखनी है तो लेंस पतला हो जाता है और जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, तो दूर की चीजों की भी जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल पर रेटिना पर बनता है। तो अब क्या हो रहा है कि इसको 80 सेंटीमीटर से आगे का नहीं दिख रहा है, तो इसके साथ हो क्या रहा है कि इसका जो लेंस है, जो ये लेंस है, ये पतला नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये मोटा ही रह रहा है दूर की वस्तु के लिए भी। तो क्या हो रहा है कि जैसे दूर से कोई किरण आ रही है तो यह क्या कर रहा है, उसको पतला हो जाना चाहिए था, पतला होता तो पीछे मोटा ही रह जा रहा है, तो ये आगे ही इसका प्रतिबिंब बना दे रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा लेंस लेते हैं जो इसको फैला दे, इन किरणों को यहाँ कोने तक ले जाए, यानी कि हम इस तरह का कोई लेंस लगाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि ये दूर से आने वाली किरणें ऐसे फैल जाएंगी, ये इसके कोने तक पहुंच जाएंगी और फिर यहाँ से जो प्रतिबिंब है इसकी दृष्टिपटल रेटिना पर बन जाएगा। तो अब ये तो हमको पता चल गया है लेंस किस तरह का चाहिए। तो ये लेंस जो है ये अवतल लेंस है और इसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो अब यहाँ पर जो वस्तु, जो अनंत पर जो वस्तु रखी है, ये उसको नहीं, अनंत मतलब काफी दूरी पर 80 सेंटीमीटर से आगे कोई वस्तु रखी होगी यहाँ पर, तो ये उनको नहीं दिखेगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा, ऐसी फोकस दूरी का कि जिससे इस वस्तु का जो 80 सेंटीमीटर से दूर जो भी वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब जो है ये माना कि यहां से यहां तक 80 सेंटीमीटर है। तो अब जो दूर वस्तु रखी है इसका भी प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर पे बन जाए, ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा। तो मतलब कि अनंत पे वस्तु रखी है उसका भी प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, 80 सेंटीमीटर पर। तो अब हमको क्या ज्ञात हो गया, यहाँ पर वस्तु किधर है, अनंत पर, वस्तु u बराबर अनंत। प्रतिबिंब कहां पर बनाना है, 80 सेंटीमीटर पर, 80 सेंटीमीटर पर बनाना है और इसके सामने बनाना है, क्योंकि यह लेंस जो है ये किस तरह का है, अवतल लेंस है, तो -80 सेंटीमीटर पर। तो क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। तो वही दर्पण के सूत्र से
एक बटे में v बटे प्लस एक बटे में u बराबर एक बटे में f। एक बटे में v कहां पर, सॉरी ये है 80 सेंटीमीटर, 80 एक बटे में माइनस 80 और एक बटे में u यानी कि एक बटे में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, दोनों एक ही बात हो गई है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक बटे में 80 एक बटे में माइनस एक बटे 80 बराबर एक बटे f। तो f क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका उल्टा, तो f बराबर माइनस 80 बटे में एक लिखो या यही लिखो। तो माइनस 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कैसा लेंस चाहिए, अवतल लेंस। यह लेंस लगाना पड़ेगा उसको, तब जाके वो देख पाएगा। अब यह क्या बोल रहा है, उसकी प्रकृति भी ज्ञात करो। तो प्रकृति ज्ञात करने, अब प्रकृति तो निकाल ली लेंस की, उसकी क्षमता ज्ञात करनी है। अब क्षमता यानी कि पावर, तो क्षमता P बराबर एक बटे में F। अब जो ये F है इसको किस में लेना है, मीटर में, तो इसको मीटर में बदल लो पहले, तो ये हो जाएगा माइनस 0.8 मीटर। तो यहाँ पर रखेंगे एक बटे में माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा 10 बटे में 8 यानी कि माइनस 8, सॉरी 10 बटे में माइनस 8, और ये आएगा आपका माइनस 1.25 डायोप्टर। तो यह इतनी क्षमता का लेंस उसको लगाना पड़ेगा, तभी जो है वो 80 सेंटीमीटर से दूर वाली वस्तुओं को देख पाएगा। अगला सवाल करते हैं अब। 7वां प्रश्न है कि चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट पॉइंट है 1 मीटर। यह दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो दीर्घ दृष्टि दोष मतलब कि दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन होता है। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब कि दूर का दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। तो इसका मतलब क्या है कि दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। तो अब ये कैसे होता है, तो अब दूर की चीजें देखने के लिए लेंस को पतला होना चाहिए, यानी कि जो उसकी जो सिलरी मसल्स होती हैं हमारी, वो लेंस को खींच के पतला कर देती हैं, दूर का दिखता है। नजदीक का लेंस देखने के लिए लेंस को वो सिलरी मसल दबाएंगे, लेंस मोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो नजदीक का दिखेगा। पर यहाँ पर नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो लेंस मोटा नहीं हो पा रहा है, पतला ही रह जा रहा है। तो अब क्या होगा कि जैसे लेंस पतला ही रह गया, ऐसे ये लेंस पतला रह गया, मतलब जो ये मसल्स हैं इसकी, ये लेंस को ज्यादा दबा नहीं पाई, तो जिससे ये पतला ही रह गया। तो अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, उसका जो किरण आई उस पर से, तो जिसकी वजह से क्या है, लेंस को थोड़ा सा पतला हो जाता, तो ये इसको फोकस कर दे। अब नहीं कर पाया, तो जिसकी वजह से क्या है कि यह इसके पीछे प्रतिबिंब बनाएंगे, रेटिना पर बनाना चाहिए उसके पीछे। तो हमको क्या चाहिए कि इस प्रतिबिंब को खींच के आगे लाना है, तो हम यहाँ पर इस तरह का एक लेंस लगाएंगे, तो जिससे क्या होगा, यहीं से ये मुड़ जाएंगी और यहां से मुड़ के फिर ये यहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यह है हमारा दूर यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष, जिसमें दूर का तो दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, यानी कि लेंस मोटा नहीं हो पा रहा, पतला ही रह गया है। तो अब यह क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसको निकट 1 मीटर तक दिखता है, यानी कि उसको 1 मीटर तक दिखता है, 1 मीटर से आगे नहीं दिखता है। अब उसको कहां तक देखना है, 25 सेंटीमीटर पर देखना है। तो मतलब कि अब हम ऐसा लेंस लगाएंगे कि जिससे 25 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, 1 मीटर पर, यानी कि 100 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। 25
सेंटीमीटर पे रखी हुई वस्तु, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे रखा है तब भी उसको दिखना चाहिए, जबकि उसको कहां तक दिखता है, 1 मीटर से आगे लाते हैं तो नहीं दिखता है। अब नजदीक से नजदीक हमारी आंखें कहां तक देख सकती हैं, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर वाला भी उसको दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर वाली जो वस्तु है 25 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच की जो वस्तु आएंगी, यानी कि 1 मीटर के बीच की वस्तु आएंगी, सबका प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, 1 मीटर पे बनना चाहिए। 1 मीटर से बाद भी बनेगा तो भी दिखेगा। तो अब हमको u और v पता चल गया है और f निकालना है। और इन दोनों का चिन्ह कैसे आएगा, दोनों इसी तरफ बनेंगी ना, प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा और वस्तु भी इधर ही है, दोनों माइनस में होंगे। तो अब लेंस के नियमानुसार, तो लेंस का सूत्र प्रकट हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग चीजें रख देते हैं जो हमको निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1/, में प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना है, 100 सेंटीमीटर पे, क्योंकि उसको 100 सेंटीमीटर तक ही दिखता है, माइनस 1/, में ये -25 बराबर 1/, में f। अब ये माइनस 1/100 और प्लस 1/25 होगा, इसको कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं। तो माइनस 1/, में 100 प्लस 1/, में 25 बराबर 1/, में f। 100 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा, तो ये हो जाएगा -1, 25 चौक 100, और 4 में से 1 गया तो 3, 3/, में 100 आया, ये क्या आया 1/, में f। तो f क्या आ जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 100/, में 3। तो 100/3 यानी कि इसको भाग करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो 100/3 जो है ये सेंटीमीटर में लिख देते हैं, क्योंकि हमको अभी क्षमता भी निकालनी है। तो 100/3 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो बटे में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 मीटर। 1/3 मीटर क्या आया, फोकस दूरी, मीटर में आ गया, प्लस में आया, तो प्लस में आया तो किस तरह का, उत्तल लेंस हो गया ये कैसा है, उत्तल लेंस। अब इसकी क्षमता निकालनी है, तो क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f, और ध्यान रहे f किस में होना चाहिए, मीटर में। तो 1/1/, में 3, क्योंकि 1/3 मीटर ही है, तो 3 सबसे ऊपर चला जाएगा। तो कैसे ऊपर गया, तो देखो ये है 1 भागे 1/3, तो 1 गुणा गुणांक में बदल जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1, तो 3 एकम 3 डायोप्टर। तो इतनी उसकी क्षमता होगी। 8वां प्रश्न है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमको नजदीक की वस्तु देखनी है तो क्या होगा कि जो हमारी जो मसल्स हैं ये इस लेंस को, हमारे जो आंखों के अंदर जो लेंस है इसको दबाएंगी। ठीक है, इसको दबाएंगी ये मसल्स और मोटा करेंगी। अब इसको दबाने की भी कोई क्षमता है, कोई लिमिट होती है, तो यह इसको इतना ही दबा पाती हैं कि जिससे 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को हम देख पाए, यानी कि उसका फोकल लेंथ, जो फोकस दूरी है वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं कर पाते हैं, ये उसकी लिमिट है। तो इसकी वजह से हम लोग 25 सेंटीमीटर से नजदीक की चीजें नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसको दबाने की भी एक लिमिट है। अगला सवाल, जब हम नेत्रा से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। अब ये बोल रहा है कि जैसे ये हमारी आंख का लेंस है, ये आंख है और प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, यानी कि दृष्टि पटल पर बनेगा, तो हमको वो चीज दिखाई देगी। तो अब ये बोल रहा है कि कभी वस्तु को दूर रखा, कभी नजदीक रखा, कभी दूर रखा, तो प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा कि कहीं और बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी का क्या होगा। तो अभी तो तक तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि दूर की वस्तु होगी तो लेंस इस तरह से सुयोजित हो जाएगा कि वो पतला हो जाएगा, है ना, और नजदीक आएगी वस्तु वो मोटा हो जाएगा, ये जो मसल है उसको दबा देंगी, तो प्रतिबिंब हमेशा यहीं पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी का क्या होगा, वहीं पर वो बनी रहेगी, लेंस मोटा पतला हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी सदैव एक जैसी रहती है। इसका कारण यह है कि वस्तु की दूरी मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित हो जाती है कि जिससे प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ही बने। 10वां प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं।
अच्छा लगता है उनको टिमटिमाना, इसलिए टिमटिमाते हो। नहीं, देखो तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि तारे बहुत दूर होते हैं, पृथ्वी से बहुत दूर, यानी कि बहुत दूरी पर होते हैं, उनका खुद का प्रकाश होता है। अब हम जैसे यहाँ पर खड़े हैं, हम तारे को देख रहे हैं, यहाँ से प्रकाश आ रहा है सीधे हमारी तरफ, ठीक है। अब क्योंकि जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है यह एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में मतलब प्रकाश आ रहा है, विरल से सघन माध्यम में आ रहा है, तो इसका अपवर्तन होगा। अब ये अपवर्तन यानी कि इसका कितना मुड़ेगा प्रकाश, यह इस पर निर्भर करता है कि इस जो वायुमंडल है इसका अपवर्तनांक कितना है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो ज्यादा मोड़ता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो कम मोड़ता है। तो अब यह जो वायुमंडल है ये सतत बदलता रहता है, यह कोई फिक्स नहीं है वायुमंडल, गैसेस कम ज्यादा इधर उधर होती रहती हैं, तो जिसकी वजह से इसका अपवर्तनांक निश्चित नहीं होता। तो जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ से दूर से प्रकाश आ रहा है तो कभी ये इस तरफ मुड़ जाता है, कभी इस तरफ मुड़ जाता है, तो कभी ये हमको दिखता है तारा, कभी नहीं दिखता है। जब प्रकाश हमारी तरफ मुड़ेगा तब दिखेगा, जब थोड़ा इधर घूम गया तो नहीं दिखेगा। तो जिसकी वजह से ये टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्योंकि जो वायुमंडल है हमारा उसका अपवर्तनांक सतत बदल रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होता है। तो आंखों में प्रवेश करने वाला तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तन के कारण अनियमित रहता है एवं उस झिलमिलाहट के कारण तारे क्या है, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। 11वां प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते फिर। अब ग्रह क्या है, ये तो नजदीक होते हैं, पृथ्वी से नजदीक होते हैं, तो नजदीक होने की वजह से जो उसका प्रकाश जो है उसकी मात्रा अधिक होती है, तो वह इसकी वजह से टिमटिमाते हुए नहीं प्रतीत होते हैं। क्योंकि अगर प्रकाश बहुत ही कम आ रहा है और उसमें भी थोड़ा इधर उधर घूम जाए तो हमको दिखेगा कि हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। पर ग्रहों का प्रकाश थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से वो टिमटिमाते हुए नहीं नजर आते हैं। मतलब कि इसको लिख सकते हैं कि ग्रहों से पृथ्वी की दूरी काफी कम है और ग्रह प्रकाश के भंडार है, मतलब बहुत ज्यादा प्रकाश उसमें से आता है हमारी तरफ। जो प्रकाश किरणें ग्रहों में से आती हैं उन्हें अपवर्तन नहीं होता है पर उतना ज्यादा हमको दिखता नहीं है होता हुआ, और निकटता व प्रकाश भंडार होने के साथ साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, अतः टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। 12वां प्रश्न है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल क्यों दिखता है। तो सूर्योदय के टाइम पे क्या होता है कि जैसे यह हमारी पृथ्वी है और ये इसका क्षितिज है, ठीक है, और ये इसका वायुमंडल है। लाल वाला लंबे लंबे कदम लेके चलता है और जो नीला वाला है वह इस तरह से छोटे छोटे कदम लेके चलता है। अब क्या होगा कि जब ये पूरा का पूरा सातों रंग इसमें जाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे कण हैं, उन कणों से यह प्रकाश टकराएगा। तो टकराएगा तो क्या होगा कि छोटे छोटे कण हैं यहाँ पर वायुमंडल में। तो लाल वाले का तो क्या है, तो लाल वाले का तो लंबे लंबे कदम लेके चल रहा है, वो आगे निकल जाएगा, और नीला वाला क्या है बेचारा टकरा जाएगा और इधर ही फैल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अगर इधर ही फैल गया तो आगे कौन पहुंचेगा फिर, लाल वाला। तो इसीलिए हमको क्या दिखता है, लाल दिखता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं प्रकीर्णन, यही तो है प्रकीर्णन कि वो फैल जाना। जो नीचे वाला कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है वह वायुमंडल में जो हवा के कण होते हैं उनसे टकराने के बाद वो फैल जाता है, वो प्रकीर्णन है। इसको लिखना है तो लिख सकते हैं ऐसे कि सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, उस स्थिति में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों तक पहुंचती हैं
और उसके पश्चात हमारी आंखों तक। तो कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के अधिकतर भाग का वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है और इस प्रकार केवल लंबी प्रकाश किरणें यानी कि लाल वाली जो लंबे लंबे कदम लेके चल रही हैं हमारे नेत्रों में प्रवेश करती हैं, इसलिए हमको सूर्य का दिखता है लाल दिखता है। लाल मतलब उसमें लाल भी है, नारंगी भी है, पीला भी है, मिक्स मिक्स दिखता है। ऊपर वाले यानी कि जो ऊपर वाले जो होते हैं लाल, नारंगी, पीला, इनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। नीचे वाले जो होते हैं बैगनी और नीला और आसमानी, इनका तरंग दैर्घ्य कम होता है, यह फैल जाते हैं। अगला सवाल है इसमें 13वां सवाल, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखता है? अब हमको नीला क्यों दिखता है? पहले तो ये चीज, जैसे ये पृथ्वी है और ये उसका वायुमंडल है, ठीक है? तो जब दोपहर के टाइम पे प्रकाश की किरणें एक तो ऐसे सीधे आती हैं ये हमारी तरफ और हमको जिससे सूरज दिखता है, और दूसरा क्या होता है यहां से निकल रही है आगे की तरफ इस तरह से। तो अब क्या है कि जब ये वायुमंडल से इस तरह से पार करेंगी तो यहाँ पर क्या होता है इनका प्रकीर्णन हो जाता है। तो प्रकीर्णन होने की वजह से लाल वाला तो बड़े बड़े कदम वाला है वो आगे चला जाएगा और नीला आसमानी बैगनी वाला ये यहाँ पर फैल जाएंगे। तो फैलने की वजह से तो अब जो फैल रहा है वो कौन सा है? नीला है, बैगनी है, आसमानी है, ऐसे फैल रहा है। तो हमको क्या दिखेगा कि यहाँ पर कौन सा रंग है, ऊपर कौन सा रंग है? नीला है, इसलिए आकाश नीला दिखता है। पर अंतरिक्ष में जब आकाश यात्री जाते हैं तो वहां तो कोई वायुमंडल है ही नहीं। तो जब वायुमंडल है ही नहीं तो क्या होगा कि ये किसी ग्रह पर गए हैं, वायुमंडल है ही नहीं, प्रकाश यहाँ से निकला सीधे निकल गया, कोई प्रकीर्णन नहीं, कोई प्रकीर्णन। तो इनके पास कोई पहुंचेगा ही नहीं ना। एक तो इनको खाली सूरज दिखता है और ऊपर की तरफ क्या दिखेगा, अगर ये यहाँ से जैसे सूर्य की किरण आ रही है तो यहाँ तो इनको दिख रहा है कि सूरज है सामने, और ऐसे ऊपर को देखते हैं तो यहाँ पे काला है क्योंकि प्रकाश की किरणें सीधे निकल जा रही हैं, कोई प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, इसलिए तो काला दिखता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष पर वायुमंडल ना होने के कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वायु के महीन कण ही प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। तो ये थे इसके क्वेश्चन और उनके उत्तर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अगला वीडियो देखिए। थैंक यू।